चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन। सर मेन फोकस कहाँ होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग पे या ब्रेक इवन पे? एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखो ब्रेक इवन से आते हैं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्रेक इवन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा जो अभी जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस पे होगा। बट चूंकि जब ब्रेक इवन बताना है आप लोग को, तो ब्रेक इवन जाने से पहले माइनर कॉस्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो माइनर कॉस्टिंग के कुछ एजम्पशंस को आप पहले सुन लो और समझ लो। एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के एजम्पशंस होते हैं, अगर ये आप समझ गए तो आप मान के चलो कि आपको ब्रेक इवन समझ आ गया। क्या क्या है सर एजम्पशंस? पहला पहला एजम्पशन ध्यान रखना, माइनर कॉस्ट में दो कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट और एक हम पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो दो पार्ट में बटेगा। ठीक है, तो एक तो होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पे हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कॉस्ट। और जो यहाँ पे माइनर कॉस्ट है, इसी को बोला जाता है कि ये होता है प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ए गुड्स जो होगा वो माइनर कॉस्ट होगा। सर फिक्स कॉस्ट क्या है तब फिर? क्या फिक्स कॉस्ट नहीं होता है? फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। मतलब जो फिक्स कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होता। फिक्स कॉस्ट will not be treated as प्रोडक्ट कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट ही नहीं मानते, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। आप ये बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट किया ही नहीं जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट होता है क्या है सर? तो जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे होता है बच्चों, उस फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे हम लोग कहते हैं टाइम कॉस्ट या फिर पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है उसको पीरियड कॉस्ट कहा जाता है, या फिर आप उसे टाइम कॉस्ट कह सकते हैं। टाइम की लागत कर सकते हैं, टाइम से वो जुड़ा हुआ होता है, पीरियड से जुड़ा होता है। बट वो कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। मतलब जो फिक्स कॉस्ट जो होता है, जो एफसी होता है, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट इसे नहीं समझा जाता है। किसको सर? फिक्स कॉस्ट को। तो ये पहला आपको एजम्पशन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माइनर कॉस्टिंग होते हैं वहाँ पे दो तरह के कॉस्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट होगा उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे, और जो फिक्स कॉस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड कॉस्ट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। दूसरा एजम्पशन क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो पर यूनिट में, ध्यान रखना, पर यूनिट में क्या रहेगा सर? पर यूनिट में कांस्टेंट रहेगा। ये एजम्पशन है कि ये मान लिया जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब एक बनाएंगे तो 2 रुपया, तो 10 बनाएंगे तो सर, तो 10 × 2 20 रुपया, 100 बनाएंगे तो 100 × 2 200 रुपया। ऐसा नहीं कि ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ जाए, ऐसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, ये माना जाता है। ये दूसरा एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन बताइए सर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, एसपी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्स पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको भी माना जाता है कांस्टेंट। मतलब माना जाता है कि ये नहीं बदलता है। मतलब अगर एक बेच रहे हैं 10 रुपए में, तो 100 भी बेचेंगे तो 10 10 करके ही बेचेंगे, 1000 बेचेंगे तो भी 10 10 करके ही बेचेंगे। बट इट कैन बी चेंज इन रियल लाइफ। बट माइनर कॉस्टिंग का ये जम्पशन होता है कि जो सेलिंग प्राइस जो होता है वो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। बट आप देखोगे रियल लाइफ में इट कैन हैपन कि ये चेंज हो सकता है। बट यहाँ पे हम मान के चलेंगे, माइनर कॉस्टिंग और ब्रेक इवन जब पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो पर यूनिट में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तभी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे? ब्रेक इवन एनालिसिस के एनालिसिस में। नहीं तो फिर इसको हम सही से अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और जो हमको कंक्लूजन चाहिए वो हम नहीं डिराइव कर पाएंगे। और क्या होगा सर? कुछ और एजम्पशन बताइए। तो जो नेक्स्ट एजम्पशन ये है आपका कि अगर हम सेल्स में से सेल्स में से अगर सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट या माइनर कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो जो निकलता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन।
क्या बोलते हैं सर? कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अगर हम सेल्स में से वीसी माइनस करते हैं, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, या आप इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा निकलेगा वो होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में ही बच्चों सी बोलते हैं, ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन में से, कंट्रीब्यूशन मतलब सी में से माइनस कर दे किसको सर? फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ पे जो निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रॉफिट, रखना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो निकलेगा वो हमारा होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ये एजम्पशन है, ये एक तरह से बोल सकते हो फॉर्मूला है। जब हम लोग पढ़ेंगे माइनर कॉस्टिंग को या फिर हम ब्रेक इवन एनालिसिस को, तो इस टॉपिक पे हम लोग ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखते हुए वो काम करना, क्योंकि सारा जो फॉर्मूला बनता है ब्रेक इवन एनालिसिस के टाइम में, वो सारे इसी इसी चार्ट पे बोल सकते हो, या इसी आप बोल सकते हो इसी मैथमेटिकल टेबल पे, या फिर आप बोल सकते हो इसी स्टेटमेंट पे आपको सारा सारा चीज दिखेगा। जितने भी आपको एनालिसिस के टेबल्स दिखेंगे, फॉर्मूलाज दिखेंगे, वो सब इसी टेबल पे बेस्ड होगा, इसी स्टेटमेंट में बेस्ड होगा। तो ये वाला बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेल्स में से वीसी माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी फिक्स्ड होता है, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी फिक्स्ड होता है, मतलब टोटल में फिक्स कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा टोटल में। पर यूनिट में वेरी कर सकता है, बट इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज ध्यान रखना आप माइंड में, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो है इन टोटलिटी, इन टोटल में क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। ये पॉइंट को, तो ये कुछ एजम्पशंस थे जो मैंने आपको, सर और भी एजम्पशन थे, और भी है, बट इतना एजम्पशन से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है, अब देखो, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो सारे फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ चीजें आसानी से आपको समझ भी आएगी। ठीक है, तो आराम से देखो, बहुत चीजें क्लियर होगी और बहुत चीजें अच्छे से समझ आएगी, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। तो क्या देखेंगे सर? कुछ मैं थोड़ा सा एक इमेजिनरी फिगर लेकर इन सारे चीज़ों को जो मैंने अभी देखा, आप जो बताया, उसको मैं समझाने वाला हूँ। इसको ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस के, वो आराम से आपको बनते जाएंगे वन बाय वन। बस इसको ध्यान से सुनना। अब मैं वही चीज़ को बैठा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। सेल्स, सेल्स में मैं माइनस करने वाला हूँ वीसी। वीसी माइनस करने से क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहा हूँ। उसके बाद जो निकलेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बनाओ, लेकिन ये तो चलो छोड़ो, देखो। देखो इधर, अभी पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखो। चलो देखो, मान लो मैं एक सिंगल यूनिट बेच रहा हूँ, सिंगल यूनिट, एक यूनिट सेल कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है। एक यूनिट, किसी प्रोडक्ट का एक सिंगल यूनिट मैं सेल कर रहा हूँ, एक यूनिट। उसकी सेल प्राइस मैंने 10 रुपए रखी।
और वेरिएबल कॉस्ट मान लो मैंने 4 रुपये रखा, तो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 6 रुपये। और उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है इन टोटलिटी। जैसे मान लो आप फैक्ट्री में बना रहे हो, तो फैक्ट्री में आप 1 यूनिट बनाओ मशीन का कोई या कोई सामान का, या फिर आप 10 यूनिट बनाओ, आपको फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो आपको फिक्स्ड ही देना पड़ेगा, वो थोड़ी घट जाएगा। मान लो आप किसी फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री रेंट पे ली, और रेंट पे लेने के बाद वहाँ पे मान लो आप टायर बना रहे हो, तो 1 टायर बनाओ या 100 टायर बनाओ आप महीने के, उससे क्या मतलब है? आपका जो फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो क्या है, फिक्स्ड ही रहेगा। तो मान लो फैक्ट्री का रेंट यहाँ पे आपका मान लो 3000 रुपए है, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाएगा बच्चों यहाँ पे, है ना? अगर आप माइनस कर देते हैं तो आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा फिक्स कॉस्ट जो है इन टोटलिटी कांस्टेंट रहता है। अब मान लो एक की जगह पे मैं मान लो यहाँ पे बना देता हूँ 500 यूनिट, लेट्स से कि मैं मान लो 500 यूनिट बना देता हूँ, ठीक है? 500 यूनिट्स बना देता हूँ, तो 500 को इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5000। 500 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 2000। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 3000, ठीक है? ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो आप 3000 का फिक्स कॉस्ट, कितना हो गया? नील। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पता है? ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर ना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब ये जो नील वाला सिचुएशन है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी, इसी को बोलते हैं। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पॉइंट होता है जहां पर ना प्रॉफिट हो और जहां पे लॉस हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर इतना बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत क्यों है जब इतना छोटा सा चीज है बड़ा छोटा, लेकिन जब इसको हम एनालिसिस करने जाते हैं तो इसमें बहुत कुछ चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो ये चीजें हम अभी डिटेल से हम देखने जाएंगे अभी। अब मान लो मुझे 500 के जगह पे 1000 यूनिट बनाना पड़े, या मान लो हाँ चलो 1000 बनाना पड़े, तो 1000 बनाओगे तो कोई बता सकता है कितना प्रॉफिट होगा? 1000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है? अब 10,000 में से 1000 इंटू 4, 4000 हो गए। अब उसे माइनस करो कितना हो गया? 6000। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3000। तो ये जो 3000 है हमको ये नेट प्रॉफिट हुआ। कब? जब हम 500 के बाद बेचे तब। 500 के बाद जब हमने बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ। 500 यूनिट या उसके अंदर मान लो 500 तक बेचे तो प्रॉफिट हमारा नील है, और अगर 500 से कम बेचेंगे तो भाई लॉस होगा। ध्यान रखना, अगर 500 से कम यूनिट सेल करते हैं तो लॉस होगा, और 500 यूनिट कर सेल करते हैं तो कोई ना प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। लेकिन 500 से जितना अधिक बेचते हैं हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1000 के जगह पे मान लो लेट्स से कि मैं 2000 यूनिट बेचूं, कोई बता सकता है कितना प्रॉफिट होगा? अगर 1000 यूनिट पे 3000 हो रहा है तो 2000 यूनिट पे कितना होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, एक पे 3 तो और दो पे कितना? 6000। 6000। 9000। 2000 इंटू 10 कितना हो जाएंगे? 20000 हो गए। अब 2000 इंटू 4 कितना हो 9000। गया? 8000 हो गए। अब 2000 तेरह में 8 तेरह हजार सर 13,000। अच्छा देख लेते हैं, 13,000। अच्छा देख लेते हैं। 12 में 3 माइनस करो, 9000 आएगा सर। 9000 सर। 9000 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि एक पे 3 का 2 6, 2 पे 9 नहीं हो, 2 पे 6 नहीं हो रहा है, या 13 नहीं हो रहा, 9 हो रहा है। आप इसको बाद में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इन सब के पीछे भी एक लॉजिक है और रीजन है। तो ये था हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का एक चार्ट, मैंने सिंपल समझाया जो अभी आपने देखा है उसी को। तो ये है एक थोड़ा सा स्टेटमेंट था कि जब हम एक ही चीज को डिफरेंट यूनिट सेल करते हैं, 1 यूनिट 500, 1000 और 2000, तो किस तरह से ये जो स्टेटमेंट जो है ये वेरी कर रहा है। तो वेरी करने की चीजों को ही हमको स्टडी करना होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में, कि 1 पे कितना, 200 पे कितना, 500 पे कितना, 1000 पे कितना, 2000 पे कितना। अब मान लो कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे कितने प्रॉफिट चाहिए? मान लो मुझे 12000 प्रॉफिट चाहिए, लेट्स से कि मुझे 12000। तो क्वेश्चन एनालाइज होगा, 12000 प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो बताओ आपको कितना यूनिट सेल करना होगा? सेम प्राइस है, सेम वेरिएबल कॉस्ट है, सेम फिक्स कॉस्ट है, आपको प्रॉफिट 12000 चाहिए, तो बताओ कितना सेल करना होगा? तो ऑब्वियसली सर फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो नो डाउट मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कितना? 15,000। 15 में 3 घटा दो 12, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों। बोले क्या सर? मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि वीसी पर यूनिट कांस्टेंट होता है, एसपीवी पर यूनिट कांस्टेंट होता है। एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, क्या सर? यहाँ पे बच्चों छठा, सॉरी 5वां लिख देता हूँ। यहाँ जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन मतलब सी, सी जो है वो भी पर यूनिट कांस्टेंट होता है,
सी बी पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। कौन कौन चीजें कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो जो चीज कांस्टेंट होती है, कौन कौन, बीसी, एसपी और ये आपका कंट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें हमेशा पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट में आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, पर यूनिट में हमेशा कांस्टेंट, कभी नहीं बदलती है। सर कंट्रीब्यूशन भी, हाँ, पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है। देखो, एक पे 6, 500 इंटू 6 3000, 1000 इंटू 6 6000, 2000 इंटू 6 12000। अब बताओ कितना, 6 से इसको डिवाइड कर दो 15000 को, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना यूनिट आपको सेल करना है। 6 से डिवाइड कर सकते हो कोई इसको, 6 दूनी 12, एक मिनट रुक जाओ, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा जी, कौन बताएगा? सर 25। एग्जैक्टली ये हो जाएगा 2500 यूनिट। ठीक है, तो इससे तो नहीं निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट सेल करना है, लेकिन अगर इसमें से फिक्स कॉस्ट जोड़े कंट्रीब्यूशन निकल जाए, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दे, तो हमको यूनिट्स मालूम चल जाएगा, और यूनिट्स को अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो आपको सेल्स मिल गया। फिर यूनिट्स को बीसी से माइनस कर लो। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इतना सेल करना होगा। ये होता है टोटल स्टडी। अभी हम उसको डिटेल से बाय स्टडी करेंगे। अभी तो मैं इन शॉर्ट में एक इमेजिनरी फिगर लेकर मैंने जब यूनिट्स को वैरी करना स्टार्ट किया, तो हम देखें कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक चीज़ क्या देखा हमने कि सेल्स हमारा जो पर यूनिट है, ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स जो है वो पर यूनिट क्या रहता है, पर यूनिट में, पर यूनिट में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बीसी भी पर यूनिट में क्या होता है, और कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में क्या होता है। ये तीनों के तीनों पर यूनिट में क्या होते हैं, कांस्टेंट। तीनों के तीनों पर यूनिट में कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों पर यूनिट में कांस्टेंट होते हैं। और सर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट होता है, टोटल में कांस्टेंट होता है। फिक्स कॉस्ट किसमें होता है, टोटल में कांस्टेंट होता है, यूनिट्स में नहीं, टोटल में। चाहे एक बेचो, चाहे तीन बेचो, चाहे 3000 बेचो, कोई मतलब नहीं, ये टोटल में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट कौन कौन होगा, सेल्स, वीसी एंड कंट्रीब्यूशन। यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस का, ब्रेक इवन चार्ट का, ब्रेक इवन पॉइंट्स का, ये सारे खेल यहीं से स्टार्ट होते हैं, इस एजम्पशन पे। तो ये एजम्पशन मैंने शॉर्ट में आपको समझाए हैं, उस एजम्पशन पे सारा खेल स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट एक छोटा सा बताया। अब मान लो आपको मैं फॉर्मूले बताना जा रहा हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे, किसमें, ब्रेक इवन एनालिसिस में। 1 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, स्टार्ट करने से पहले एंड हो जाएगा ये, अगर मैं स्टार्ट भी कर दूं आपको तो पहले आप लोग कम से कम इतना स्टडी कर लो जो मैंने आज बताया है। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक दिन फिर लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन आपको दे ही दिए हैं, जो असाइनमेंट के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, असाइनमेंट के लिए, या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको ऑलरेडी अभी दे दिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, और ये मैंने कुछ माइनर कॉस्टिंग और ब्रेक इवन पॉइंट्स में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर, उसके कुछ मैंने शॉर्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। एक आपको इमेजिनरी फिगर के साथ मैंने एक थोड़ा सा आपको एनालाइज करने का तरीका, टेक्निक सिखाया। और अब इस पे हम बात करेंगे डिफरेंट फार्मूलाज जो ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज होते हैं। आज नहीं बताने वाला, लेकिन मैंने पहले कहा इतना अच्छा लेक्चर एंड है, और ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। तो कल हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। लेकिन ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, तो इसको नोट्स बना लेना कॉपी में, तो कल हमको पढ़ाने में आगे और भी मजा आएगा। ठीक है, तो गुड नाइट।